चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव ऑन करते हैं, आते रहिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा और आंसर करिएगा। At what stage of Erikson theory of psychosocial development does an infant develop a sense of trust? किस स्टेज के अंदर, इस थ्योरी की किस चरण के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है? विश्वास की भावना कब डेवलप हो जाती है, किस स्टेज के अंदर? तो मैंने आपके साथ 8 के 8 स्टेज डिस्कस करे थे ना, उसमें आपको एज भी बताया था, क्या वर्च्यू डेवलप हो जाता है वो भी बताया था, ठीक है। क्या क्या वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ये इस अवस्था में ये चीज बच्चा करता है वो सब भी बताया था, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं वो भी बताया था। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से बनाना। स्कूल एज, प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड या फिर इन्फेंसी की स्टेज? यस, आंसर करिए भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। चलिएगा जल्दी से बनाइएगा भाई। मैथ की क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊंगी, ताकि मतलब पूरा हफ्ते में पूरे 6-7 दिन हम सिर्फ सीडीपी ना करें। अभी स्टार्टिंग था इसलिए मैंने पूरे वीक इसको चलाया है। नेक्स्ट वीक से सभी सब्जेक्ट्स को मैं बांट दूंगी, ठीक है, फिर हम सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कंटिन्यू करेंगे। यस, फर्स्ट का डी सभी ने मार्क करा है, दैट इज वेरी गुड। इन्फेंसी की स्टेज है ना, बहुत बढ़िया। चलिए इन्फेंसी की स्टेज है, इसके अंदर जो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वो कौन सा आ जाता है भाई? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास आ जाता है। और जो इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फीडिंग, ठीक है। और जो वर्च्यू डेवलप हो जाता है वो कौन सा होता है भाई? होप, आशा का वर्च्यू यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। आप कह सकते हो कोई क्वालिटी जो डेवलप होती है बच्चे के अंदर, अगर वो सक्सेसफुली इस अवस्था में डील कर जाता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे, रिवाइज भी करते चलेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा और आंसर करिएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिज थ्योरी एंड फ्रॉइड थ्योरी? भाई सिगमंड फ्रॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्रॉइड का के स्टूडेंट थे एरिक एरिक्सन, ठीक है, लेकिन उन्होंने इनसे थोड़ा अलग दिया। एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है वो साइको सोशल डेवलपमेंट की दी है, कि हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का जो विकास है वो 8 चरणों में होता है, ऐसा इन्होंने कहा। जबकि जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने क्या थ्योरी दी थी? साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। मनोलैंगिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने 5 स्टेज की बात करी है। पढ़ो भाई एक बार, क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है ना, मनोलैंगिक विकास के बारे में बात करिए। दोनों के अंदर फर्क है, इन्होंने 8 स्टेज की दिए है एरिक्सन की थ्योरी ने, और इन्होंने कितने स्टेज दिए हैं? 5 स्टेज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड का आंसर आप सभी का आ रहा है, एरिक्सन थ्योरी फोकसेस ऑन साइकोसोशल डेवलपमेंट, जबकि जो फ्रॉइड थ्योरी है, अच्छा मैंने खुद ही बता दिया, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी एरिक्सन की थ्योरी फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड, और जबकि फ्रॉइड की थ्योरी फोकस करती है एडोलेसेंस पे। ये बिल्कुल गलत है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका उल्टा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ए। वेल डन, ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया चीज है। नेक्स्ट पे आ जाइए। विजिबल है सभी को भाई? बिल्कुल विजिबल है। चलो, व्हाट इज द एसेंशियल थीम ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट? एसेंशियल थीम आपने बतानी है, सेकंड स्टेज आपका है, सेकंड स्टेज है। इसके अंदर सेकंड स्टेज में बच्चे का जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, बच्चा क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, फीडिंग करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग करता है, या फिर स्कूल में बच्चा जाता है, बताएंगे। सेकंड स्टेज की बात हो रही है। नंबरिंग सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग विल बी द सेम, आप नंबरिंग चेंज नहीं करेंगे, ओके। सेकंड बताइएगा। थर्ड, सेकंड स्टेज में 2 का 11, अच्छा 1, यस 3 का आंसर मार्क करिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ ताकि आप सभी लोग मतलब रिप्लाई करें, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हो, टॉयलेट ट्रेनिंग। सेकंड कौन सी है भाई? टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, सेकंड है हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग। वेल डन। अर्ली चाइल्डहुड है आपका, ये अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, 1 से लेकर के 3 वर्ष तक का है ये, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कौन सा होता है? ऑटोनोमी
ऑटोनॉमी वर्सेस, चलिए ऑटोनॉमी वर्सेस क्या होता है भाई, हाँ डाउट में चला जाता है बच्चा, ठीक है, डाउट या फिर आप शेम कह लो। और जो इवेंट यहाँ पर रहेगा, जो बच्चा सीखेगा वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखेगा यहाँ पर बच्चा, ठीक है। और जो वर्चू डेवलप होगा वो क्या डेवलप होगा, विल, इच्छा शक्ति, ठीक है। तो चलिए हम साथ साथ भाई रिवाइज भी करते चलेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा ये देखो एक चार्ट मैंने डाल दिया बीच में ताकि आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं, एक बार ये चार्ट देख लो फटाफट से। इन्फेंसी की जो अवस्था, देखो इसको कैसे आप याद कर सकते हो वो आपको बता देती हूँ, पूरा रिपीट नहीं कर रही हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कैसे याद कर सकते हो आप इसको ना ऐसे याद कर सकते हो। सबसे पहले बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, बच्चे ने विश्वास करना सीख लिया, विश्वास अगर उसके अंदर आ गया है तो फिर वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। इंडिपेंडेंट अगर बच्चा होगा तो फिर वो किसी भी चीज के प्रति इनिशिएशन लेगा, वो पहल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विश्वास, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट हो गया तो मतलब वो इनिशिएटिव लेगा चीजों को करने में, और इनिशिएटिव को लेगा करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, परिश्रम की भावना आएगी उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगी, परिश्रम की भावना आएगी उसके अंदर। और अगर वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीजें करेगा तो उसकी एक पहचान बन जाएगी। पहचान अगर बन गई तो ऑब्वियसली बात है उसके जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। इंटीमेसी मतलब उसके रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएंगे, यहाँ पर अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, ऐसे याद कर लो। इसके अलावा जब सारी चीजें हो चुकी है तो समाज के अंदर भी बढ़िया योगदान देगा वो, और जब समाज के अंदर भी उसने बढ़िया योगदान दिया है, परिवार भी सब बढ़िया सेटल्ड हो चुका है, तो लास्ट में वो ये देखेगा अपनी जिंदगी से मैं कितना खुश हूं। ऐसे आप इसको ना याद कर सकते हो कि ट्रस्ट बनेगा, फिर बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा, फिर वो पहल करने की कोशिश करेगा, चीजों में पहल करेगा तो ऑब्वियसली बात है परिश्रम की भावना उसके अंदर आएगी, ठीक है। इंडस्ट्री, उसके बाद उसकी खुद की पहचान बन जाएगी, पहचान बन गई है तो अब फिर घर परिवार बनाएंगे, घर परिवार बनाएंगे तो समाज में भी अपना योगदान देंगे, समाज में योगदान देंगे तो हम संपूर्ण फील करेंगे, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। सभी का स्वागत है भाई, नए पुराने सबका। वर्चू कैसे डेवलप होगा, तो यहाँ पर देखो इसको ना ऐसे ही लिंक करके करना, ट्रस्ट बनेगा मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर होप डेवलप होगा कि हाँ सब चीजें सही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब उसके अंदर इच्छा शक्ति आएगी, फिर पर्पस आएगा, उद्देश्य क्या है, फिर कॉम्पिटेंसी की भावना आएगी, यहाँ पर सामर्थ्य डेवलप होगा, फिर फिडिलिटी निष्ठा यहाँ पर डेवलप होगी, फिर प्यार आएगा, प्यार आए तो केयर करनी पड़ेगी प्यार की, है ना, और उसके बाद बुद्धिमत्ता का। तो ऐसे ना याद कर लो, मतलब मैंने ऐसे याद करा हुआ तो आप भी ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी चीजें पता रहनी चाहिए कि पहले में इन्फेंसी है, दूसरे में अर्ली चाइल्डहुड है, तीसरे में प्री स्कूल है, चौथे में फिर स्कूल जाएगा, फिर बच्चा एडोलेसेंस में आ गया है, फिर यंग अडल्टहुड है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। आगे इन्हीं पे बेसिक क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िएगा, विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर। प्री स्कूल ईयर में कौन सा मनोवैज्ञानिक कह रही हूँ, मनोसामाजिक विकास होता है, कौन से चरण का होता है, बताइए किस चरण में। प्री स्कूल की बात कर रहा है, प्री स्कूल की बात कर रहा है। टीजीटी चंडीगढ़ का रिजल्ट कब आएगा, जब आएगा तब बता देंगे भाई। ऐसे ही वो हरियाणा वाला जो है उसके रिजल्ट की पता नहीं, इतना ही चलता ही रहता है, रिजल्ट आ रहा है, कोई कहीं नहीं, पता नहीं चलता कहाँ रिजल्ट आ रहा है ना। रिजल्ट के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और ऐसे चंडीगढ़ टीजीटी का भी हो गया। वैसे टीजीटी का चंडीगढ़ वाला पेपर तो अभी तो हुआ है, ठीक है, आ जाएगा भाई, जुलाई में एक्सपेक्टेड था, बट अब मुझे नहीं पता भाई अब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तब भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे दूंगी, है ना। फोर्थ का आंसर मार्क करेंगे, प्री स्कूल की यहाँ पर बात कर रहा है। प्री स्कूल आपकी कौन सी स्टेज है, आपकी 3rd नंबर की स्टेज है, ठीक है। कौन सी है भाई, 3rd नंबर की, क्योंकि पहली आपकी इन्फेंसी है, दूसरी स्टेज आपका अर्ली चाइल्डहुड है, और तीसरी स्टेज आपकी कौन सी है, प्री स्कूल स्टेज है यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा इनिशिएटिव लेता है, इनिशिएटिव लेता है बच्चा, वो वाली स्टेज है यहाँ पर, ठीक है। इनिशिएटिव लेगा, नहीं हो पाया तो फिर उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये चीज है सारा। एक्सप्लोर करेगा, क्या करेगा भाई, एक्सप्लोर करेगा। और जो वर्चू डेवलप होगा वो क्या होगा, पर्पस का डेवलप होगा। पूछा क्या है हमसे इन्होंने, अच्छा यही पूछा है, ठीक है। तो फोर्थ का इसमें भाई बी आ जाएगा, जिसने बी दिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्वेजिव नहीं है, वो इन्वेजिव नहीं है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ का बी, यस। नेक्स्ट पे चलिएगा, चलिए अगर इनकी बात करें तो ये आपका पहला है इन्फेंसी का, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आपका दूसरा नंबर का है, अर्ली चाइल्डहुड का, एज भी ध्यान में रख लेना, और इंडस्ट्री आपका 4th नंबर का है, ठीक है, जिसमें कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे,
What is the main outcome of successfully completing the third stage of psychosocial development? आपने तीसरी अवस्था को कंप्लीट कर लिया है। तीसरी अवस्था कौन सी थी आपकी? इनिशिएटिव वाली थी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट था। ये कह रहा है इसके अंदर आपका क्या डेवलप होगा, क्या आउटकम निकलेगा, वर्च्यू क्या डेवलप होगा इसके अंदर, ये आपको बताना है। इसमें बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है। प्री स्कूल है ये, प्री स्कूल है ये, ठीक है। चलिए 3 to 6 ईयर की आपकी अवस्था है। बताइए क्या डेवलप होगा? कॉम्पिटेंस होगा, विल होगा, फिडेलिटी होगा या फिर पर्पज होगा? क्या डेवलप होगा बताइएगा। यस, ठीक है। 5 का बहुत बढ़िया, 5 का सभी लोग क्या मार्क करे हो? डी, पर्पज डेवलप होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पे चलेंगे। 6 क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करें या फिर इसी स्पीड से चलें? बता देना भाई मुझे जैसा भी हो, ठीक है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पज? बताइए पर्पज कब डेवलप हो जाता है, किस स्टेज के अंदर? अभी आया जस्ट पर्पज, है ना। बताइएगा पर्पज कब जो है डेवलप हो जाता है? उद्देश्य, उद्देश्य ट्रेट कब डेवलप होता है? इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, प्री स्कूल में या फिर स्कूल में? कब डेवलप होता है बताएंगे। चलिएगा, प्री स्कूल में होता है, स्कूल में होता है, कब होता है? अर्ली चाइल्डहुड में या फिर इन्फेंसी में? तो देखो ये दो तो होंगे ही नहीं, है ना, ये दो तो नहीं होंगे। ये इन्फेंसी है, इसमें तो आपका होप डेवलप होगा, और इसमें क्या डेवलप होगा? अर्ली चाइल्डहुड में इसमें आपका विल डेवलप होगा। तो आपका क्या बचा? ये स्कूल वाला तो आपका 4th वाला है जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, ठीक है। और ये है आपका पर्पज वाला, समझ में आया? प्री स्कूल सी, यस सी मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। विच स्टेज ऑफ, ठीक है थोड़ा फास्ट करते हैं मैम। एनबीएस की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लोगे आप, या जो आपने चंडीगढ़ में पढ़ाया है वो काफी? जो चंडीगढ़ में पढ़ा रखा है वो काफी है, बाकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए फिर से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, फिर और क्वेश्चंस के साथ क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड मैं करके ही दूंगी, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो। बाकी अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो फिर चंडीगढ़ टीजीडी वाला बिल्कुल मस्ट है देखना एनबीएस के लिए, वो ही आपका आएगा। प्री स्कूल हो गया। चलिए 7th पे आ जाइए। विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यंग अडल्टहुड की बात कर रहा है। यंग अडल्टहुड, आपका एडोलेसेंस हो चुका है, यंग अडल्टहुड की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। यंग मतलब अर्ली अडल्टहुड की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अच्छा आ चुके हैं नेक्स्ट पे। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आएगा, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन आएगा, या फिर इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आएगा। कौन सा आएगा? 7th का मार्क करेंगे। अर्ली अडल्टहुड की बात कर रहा है ये, यानी कि 19 to 40 वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी स्टेज है भाई? बताओ मुझे आपकी कौन सी स्टेज है? ये आपकी 6 नंबर की स्टेज है, 6th नंबर की स्टेज है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। जब आइडेंटिटी बन चुकी है तो अब अगला स्टेप क्या है? रिलेशन बढ़िया बनाने का, ठीक है, पार्टनर ढूंढने का है अब अगला, ऐसे याद करो। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 7th का ए, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 7th नंबर की है, और ये 8th नंबर की है, और ये आपकी 2nd नंबर की स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, according to Erikson theory, what happens if a person fails to deal effectively with the conflicts in a particular stage of development? ये कहता भी एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, संघर्ष है, अगर उससे कोई भी इंडिविजुअल पार नहीं पाता है, सक्सेसफुली अगर उसके साथ डील नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? दे विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, उनमें आत्मविश्वास की प्रबल भावना विकसित होगी। दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ मास्टरी, उनके अंदर मास्टरी आ जाएगी, निपुणता की भावना कहीं ना कहीं आ जाएगी। दे मे नॉट डेवलप द एसेंशियल स्किल्स नीडेड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अपने आप को, सेल्फ को समझने के लिए उनके अंदर एसेंशियल स्किल नहीं आ पाएंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो लेट हो गई, कोई लेट नहीं हुआ है। थैंक यू जी, जिनको भी समझ में आ रहा है सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद, आप सभी वॉच करते रहिए और शेयर भी आप कर सकते हो। 8th का आंसर मार्क कर दीजिए, ठीक है। 8th का मार्क कर देंगे। यस, सी, ठीक है, सी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये तब होता है जब आप मतलब आप जो है उस संघर्ष से पार पा जाते हो, जब आप उसको सक्सेसफुली डील कर पाते हो, तब होता है ये, ठीक है। ये आएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आ जाइए। 9th क्वेश्चन। चलिए आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं अभी आई, 1 सेकेंड के अंदर अभी आई। आराम से देखो, ओके, बस मैं थोड़ी देर लगाऊंगी। चलिए भाई, क्या आपने आंसर मार्क करा है 9th का? In Erikson theory, what the potential outcome if a person successfully deals with the conflict in a particular stage of development? बताएंगे, 9th का बताएंगे। नाइन्थ का क्या मार्क करे हो? बी, दे विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, they will develop a sense of mastery in that aspect of development, they will develop a sense of inadequacy in the aspect। yes, 9th का बी जिसने दिया है वो सही है, 9th का बी जिसने दिया वो सही है, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन है वो सक्सेसफुली डील कर पा रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं पर्टिकुलर स्टेज में, तो ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। जिसने भी 9th का बी दिया है, 9th का ए जिसने दिया है वो नहीं है भाई, ओके, बी आ जाएगा, बी आएगा, बी। अगर आप उस जो संघर्ष है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप उससे पार पा जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी उसके अंदर मास्टरी हो गई है, आपके अंदर वो वर्चू डेवलप हो गया है, अब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 10th क्वेश्चन। विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी अकर्स ड्यूरिंग द टोडलर ईयर? चलिए, टोडलर ईयर के दौरान कौन सी स्टेज है जो आती है? टोडलर ईयर किस में आता है बताइए? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, शिशु वर्ष पूछा गया है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, बताएंगे। चलिए, शिशु वर्ष का पूछा गया भाई, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आएगा, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, बताएंगे। टेंथ का बी। देखिए, जो इन्फेंसी होता है ना, इन्फेंसी होता है वो आपका, इसका आएगा बी आंसर, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये आएगा, क्योंकि इन्फेंसी जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका 0 से 1.5 के अराउंड, 1 या फिर 1.5 आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड है ना वो आपका टोडलर वाला ही है, ठीक है, वो आपका टोडलर वाला ही है, जो कि आपका 1.5 से 3 ईयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आएगा इसका करेक्ट आंसर, 10th का बी, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पढ़िएगा, ड्यूरिंग द डैश स्टेज वंस एबिलिटी टू कोप विद डिमांड्स इज चैलेंज्ड, कॉम्पिटेंस और इंफीरियरिटी आर द मोस्ट लाइकली आउटकम्स। देखो, खुद इसने मुझसे पूछा है किस स्टेज के दौरान यहाँ पर कॉम्पिटेंस वर्चू डेवलप होगा और बच्चे में इंफीरियोरिटी हो सकती है, किसके ये आउटकम हो सकते हैं बच्चे के अंदर, कॉम्पिटेंसी आ जाएगी या फिर इंफीरियोरिटी आ जाएगी बच्चे के अंदर, हीनता आ जाएगी, ठीक है, या तो योग्यता का वर्चू डेवलप होगा या फिर हीनता। तो किस स्टेज के अंदर होता है ये बताओ, किस स्टेज के अंदर होता है? 11th का मार्क करेंगे। कब आता है कॉम्पिटेंसी? 4th स्टेज में आता है, 4th स्टेज में आता है ना। जो आपकी स्कूल स्टेज है उसमें आता है, उसमें आता है, हाँ, तो उसमें कौन सा आ जाएगा बताइए?
खुद ही बता दिया मैंने, देखो स्कूल स्टेज, डी आ जाएगा 11th का डी, 11th का डी इज द राइट आंसर। कॉम्पिटेंसी इसमें आपका डेवलप होगा स्कूल एज में। ओके यस, नेक्स्ट पे आ जाइए। 12, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द लाइफ स्टेज वर्च्यू ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा भाई वर्च्यू नहीं है जो कि इन 8 स्टेजेस में डेवलप होता है, कौन सा नहीं है ये बताना आपने। होप, लव, ऑनेस्टी या फिर विजडम, कौन सा नहीं है? फटाफट से चलेंगे भाई, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना। बच्चा जब शैतानी करता रहता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि शैतानी ना करे ना करे, और मेरी बेटी बहुत देर से बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, दिमाग में ये चल रहा है पता नहीं क्या कर रही है, बहुत शांति, इसलिए मैं उठ के भी गई थी, उसकी शायद तबीयत भी खराब है अभी थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। वो बिल्कुल चुपचाप है अभी, वो तो डर लगता है ऐसे। चलो 12th क्वेश्चन पे आ जाइए। होप, लव, ऑनेस्टी या फिर विजडम। यस 12 का सी, ऑनेस्टी, ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट में डेवलप हो जाता है, लव आपका 6 नंबर पर डेवलप हो जाता है, ठीक है, और विजडम आपके 8th नंबर पर डेवलप होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे, चलिए थोड़ा सा फास्ट आंसर करेंगे। 13 चलेंगे भाई। एरिक्सन कैरेक्टराइजेज डेवलपमेंट एज अ सीरीज ऑफ, एरिक्सन ने विकास को किसकी एक श्रृंखला के रूप में चित्रित किया है? साइकोसोशल स्टेज, साइकोसेक्सुअल स्टेज, साइकोलॉजिकल स्टेज या फिर साइकोमोरल स्टेज। बहुत ही इजी सा सवाल है, फटाफट से इसको मार्क कर देंगे। यस सेजल, चलिए 13 को मार्क करेंगे। शी इज 5, 13 का मार्क करिए भाई फटाफट से। 13 आप 15 नहीं नहीं पूरे 20 करेंगे। इधर आओ, क्या हुआ? आप अभी तक नहीं आ रहे, कब तक काम करोगे? अभी 2 मिनट में आ रहे है ना, आप 2 मिनट बैठो फिर मैं आती हूँ। चलिए 13 का 1, यस साइकोसोशल स्टेजेस, यस 13 का 1। नेक्स्ट पे चलेंगे। What do people face during each psychosocial stage that can serve as a turning point in development? प्रत्येक मनोसामाजिक चरण के दौरान लोगों को किस चीज का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है? भाई क्या फेस करना होता है हर स्टेज में, क्या आपको फेस करना होता है? लव को, टर्मोइल, कॉन्फ्लिक्ट या फिर ट्रस्ट? नहीं ये पूरे 20 क्वेश्चन है, इसको खत्म करेंगे, बस थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके उसकी आज शाम से ही थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो इतनी शांत बैठने वालों में से है नहीं, तो अभी बिल्कुल चुपचाप है। लव, टर्मोइल, कॉन्फ्लिक्ट या फिर ट्रस्ट। 14 का सी, वेल डन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम हर स्टेज में द्वंद्व देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, कुछ भी आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, इंग्लिश में आपको कॉन्फ्लिक्ट याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, इसको तो खत्म ही करेंगे। 15 पे आ जाओ। Which of the following combination of Erickson's general stage and age related is not correct? कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? आपको ऐसे देखो भाई, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं स्टट में, ऐसे आपको दे देगा और फिर पूछेगा बताओ कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था वो पूरी टेबल आप बिल्कुल ही रट लो उसको, क्योंकि उस टेबल का एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा गलत है? ईगो मतलब इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर, जो कि 8वीं है आपकी ये स्टेज, इसके अंदर आपका विजडम डेवलप होता है और ये ओल्ड एज है, ये बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इसके अंदर आपका कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, ये आपकी 4th नंबर की स्टेज है जो कि स्कूल स्टेज है, और ये आपकी 6 to 11 ईयर्स ही होती है, ये भी बिल्कुल सही चीज है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के अंदर होप ही डेवलप होता है, और ये बर्थ से 1 साल का या फिर आपको 1.5 ईयर भी कहीं पर देखने को मिल सकता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आपका 2nd नंबर की स्टेज है, ठीक है, सॉरी 3rd नंबर की स्टेज है आपका, ये पर्पस डेवलप होता है, बट ये अडल्टहुड नहीं है, ये प्री स्कूल है। ओके ये प्री स्कूल है, तो इसलिए ये गलत है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था आपको एज, आपको स्टेज, सब कुछ याद होना चाहिए। 15 का डी आएगा यहां पर, 15 का 1 ना लगाओ। नेक्स्ट पे चलेंगे 16 क्वेश्चन, एक बार फिर से लगा दिया इसको, है ना, ध्यान में रखना बस इसको। चलिए, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डैश इज अ कोहेरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मेड अप ऑफ गोल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ
भाई किस स्टेज के अंदर आप कह सकते हो, फिर किसके अंदर आपको सेल्फ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपको पता चल जाता है भाई गोल्स क्या है, आपको वैल्यूज का पता चल जाता है, मूल्यों का पता चल जाता है, बिलीव्स का पता चल जाता है, किसके अंदर ये सब चीजें आ जाती है। अप्स एंड डाउन चेंज आइडेंटिटी मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए किसका हिस्सा है ये सभी, कि जब आपको सेल्फ का कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चल जाए, आपको गोल्स पता चल जाए, वैल्यूज बिलीव्स ये सब कुछ आपके प्रति जब आपको पता चल जाए, तो वो अप्स एंड डाउन है, चेंज है या फिर आइडेंटिटी है, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। 16 का मार्क करो, 16 का रेणु सैनी सी मार्क कर रहे हैं। यस बहुत बढ़िया, ठीक है, आइडेंटिटी यही बढ़िया हमारे पास एक ऑप्शन है 16 का सी। नेक्स्ट पे आ जाइएगा 17 क्वेश्चन, विच इज द फोर्थ स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। फोर्थ स्टेज आपकी कौन सी है, फोर्थ स्टेज आपकी कौन सी है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी है, या फिर जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन है? कौन सी स्टेज है? 16 का सी। 17th पर आ जाइएगा। चलिए कौन सा भाई 17th मार्क करेंगे। देखो फोर्थ स्टेज आपकी कौन सी है भाई, देखो पहली तो है आपकी कौन सी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आपकी पहली स्टेज है। दूसरी है आपकी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। थर्ड है आपका इनिशिएटिव वाली, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली है। और फोर्थ है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये है फोर्थ, ठीक है। 5 आपकी ये है, 6 आपकी ये है, और 7th आपकी ये है। इसका जो आंसर आएगा वो आपका 3 आएगा, परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट पे आ जाओ, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे एचटेट में। द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी गिवन बाय एरिक्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में भाई कौन आपको प्रभावित कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल को? सोसाइटी, होम एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, या फिर गार्जियंस, कौन कर सकते हैं? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी आपकी 4th नंबर की स्टेज है, जो कि आपकी स्कूल स्टेज है। अब बच्चा स्कूल चला गया है, स्कूल स्टेज है, ठीक है। चलिए आ रही हूं मैं, 2 मिनट आ रही हूँ मैं। और आपको इतना टाइम लग रहा है? आ रही हूँ, ओके वेट करो 2 मिनट बस। चलिए भाई 18 का बताएंगे, 17 का हो गया, 18 बताएंगे। 18 का देखो स्कूल में चला गया बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन अफेक्ट करेगा? स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। 18 का 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, आप लोगों के कमेंट नहीं रिसीव हो रहे हैं, मुझे बहुत लेट हो रहे हैं। 19, जबकि नेट बहुत बढ़िया चल रहा है, इधर वाईफाई है, अच्छा स्पीड चल रहा है। चलिए, व्हाट इज द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल इन एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एपिजेनेटिक सिद्धांत क्या है? मैंने आपको अभी बताया था ना, जब मैंने आपके साथ क्लास अपलोड करी थी दोपहर में, तो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि हमने पिछली स्टेज में आप कैसा परफॉर्म कर गए हो, इसका असर पड़ता है आपकी आगे वाली स्टेज कैसी रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना आंसर को। द प्रिंसिपल दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन अ सीक्वेंस दैट अकर्स ओवर टाइम एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लार्जर कम्युनिटी, या फिर प्रिंसिपल दैट पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल्स एंड एक्सपीरियंस, द प्रिंसिपल दैट पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। बताएंगे। 19th पर आ जाइएगा भाई, 19th पर। क्या हुआ भाई, आंसर नहीं आते? यस 19 का क्या मार्क करे हो? ए, बहुत बढ़िया शीतल डागर। 19th का ए बिल्कुल सही जवाब है, ए। 19th का बी नहीं आएगा, 19th का ए आएगा, ओके। ए आएगा, ए। 20 question and the last question is, according to Erikson's psychosocial stage of development, the stage in which a child needs to learn important academic skills and compare favorably with peers in school to achieve competence in the, किस स्टेज में होता है भाई? जब हम academic skills करते हैं और जब हम
कंपैरिजन करने लग जाते हैं पीयर्स के साथ। तो ये देखते ही आपको एकदम से आ जाना चाहिए दिमाग में कि कौन सी स्टेज है ये, किस स्टेज के अंदर ऐसा होता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में आप एकेडमिक स्किल्स सीखते हो, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में, किसके अंदर? 19 का ए आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एंडिंग कर देंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके इन्हीं से ही क्वेश्चन निकलेंगे, इसी एक चार्ट से ही। ये 8 स्टेज है ना, इस 8 स्टेज में जो मैंने चार्ट दे रखा है इसी से ही क्वेश्चन निकलेगा, तो वो कुछ उसका सेंस नहीं है। 20 क्वेश्चन ये बहुत है, आपको बस इससे समझ में आ गया होगा कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। बाकी तो घुमा फिरा करके हम किसी ना किसी का वर्च्यू पूछ लेंगे, किसी ना किसी का एज पूछ लेंगे, तो उसके क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। 20 क्वेश्चन बहुत इनफ है, ठीक है। 20 का डी, बहुत बढ़िया, 20 का डी, क्योंकि स्कूल के अंदर होती है सारी चीजें, और हम कंपैरिजन कब करने लग जाते हैं? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में, ठीक है, ये आ जाएगा। और जो पर्पस वर्च्यू आपका डेवलप होता है वो कॉम्पिटेंस का होता है, ठीक है। ये भी आपको सामर्थ्य डेवलप होता है, सामर्थ्य, ये भी आप सबको पता रहना चाहिए। यस, चलिए भाई, ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके सही गए होंगे। ब्रोनफेन-ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी करा था, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि बाद में आपका बायो इकोलॉजिकल थ्योरी हो गया था। तो कंटेंट मैंने आपको करवा दिया था, उसमें इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं और वो हो जाएंगे उसी से ही। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, इसमें आपके एस्टेड के आए हुए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आप एक एक करके सबका आंसर करेंगे, फिर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी लोग। चलिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इन सोशल वर्क? सामाजिक कार्य में पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या है? प्राइमरी फोकस आपने बताना है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का सोशल वर्क में। चलिए, मतलब बेस क्या है आप ये बताओगे इसमें, ठीक है। सभी को राधे राधे भाई, सभी को गुड इवनिंग है। आंसर करना स्टार्ट करेंगे, एंड की 1 मिनट में बातें कर लेना। और कल आपकी हिंदी की क्लास होगी, ठीक है, कल हिंदी की क्लास होगी भाई। चलिए भाई, आंसर करेंगे। इंडिविजुअल पैथोलॉजी, माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, किसके बारे में बात करता है भाई आपका इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? फटाफट से आंसर करेंगे भाई। क्या हो गया भाई, किसी के भी जवाब नहीं आ रहे? इतना डिफिकल्ट लग रहा है क्या, या मुझे ही रिसीव नहीं हो रहे? चलो, आने लगे अभी। फर्स्ट का बी क्यों कर रहे हो भाई? पहले ही क्वेश्चन गलत कर दिया। फर्स्ट का जिसने भी सी दिया वो बिल्कुल सही है भाई। इन्वायरमेंट की बात करता है ना, बच्चा के सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो परतों में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और 5 परत हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एनवायरमेंटल का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा बच्चे के डेवलपमेंट पर, इसकी हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में। फर्स्ट का सी रहेगा, बी ना दे फर्स्ट का। माइक्रो लेवल इंटरवेंशन नहीं आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, हम बेस पूछा इसने यहाँ पर भाई, हम क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सी आएगा इसका, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, पर्यावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट एसोसिएटेड विद द इकोलॉजिकल सिस्टम पर्सपेक्टिव? पारिस्थितिकी तंत्र परिप्रेक्ष्य से जुड़े प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? किन्होंने दिया है ये, इसको किन्होंने दिया है इस थ्योरी को? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। मैम आपकी क्लास कितने बजे होती है डेली? दोपहर में 1 बजे कंटेंट अपलोड होता है, जिसका प्रीमियर वो आप एज ए लाइव ही होता है, मतलब एक्चुअल में लाइव नहीं होता। 1 बजे आपको कंटेंट अपलोड होता है दोपहर में, और रात के 9 बजे आपको उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। कल आपकी हिंदी की क्लास होगी, कल सीडीपी की नहीं होगी, हिंदी की क्लास डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे, थोड़ा खुद से भी पढ़ के आइएगा। वर्ण विचार टॉपिक रहेगा, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो ध्वनि वगैरह होती है ना, मुख से कौन कौन से, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिलेंगे। सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। तो कल की क्लास से आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 1-2 नंबर आपका, जितने भी नंबर का पूछा जाता है वो कहीं नहीं जाएंगे वो नंबर। सेकंड का बताएंगे कौन है भाई, ऑब्वियसली बात है ना, हम किसको पढ़ रहे हैं? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर,
ठीक है, इनका है ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिसको बाद में 1994 में बायो इकोलॉजिकल थ्योरी कर दिया गया था। अगर ये पूछ ले तो सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैव पारिस्थितिकी तंत्र, सेकंड का सी। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी व्हाट इज द इमीडिएट एनवायरनमेंट वेयर एन इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट्स। बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट, बिल्कुल तत्कालिक वातावरण जहां बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, सीधे अंतःक्रिया कर रहा है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या फिर क्रोनो सिस्टम? तो आप जवाब दें। इसके साथ 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 मैं आपको बता देती हूँ 5 सिस्टम हम यहाँ पर पढ़ते हैं और कैसे मैंने आपको करवाया था, MMEMC ऐसे बताया था मैंने, है ना। ये है माइक्रो, ये है मीजो, ई से हो गया हमारा एक्सो, एम से हो गया हमारा मैक्रो और सी से टाइम वाला क्रोनो। ऐसे याद करो इनको, मतलब आपका अपना तरीका भी हो सकता है। ठीक है चलिए कौन सा भाई इमीडिएट एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, मतलब इमीडिएट एनवायरनमेंट बताया था ना मैंने। सबसे पहला सिस्टम कौन सा है? माइक्रो। तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा माइक्रो सिस्टम, जिसके अंदर आपकी फैमिली आ जाती है, स्कूल आ जाते हैं, आपके पीयर्स आ जाते हैं। ये डायरेक्टली बच्चा इनसे रिलेट करता है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी बच्चे के डेवलपमेंट को माइक्रो सिस्टम ही करता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित भी करते हैं। तो 3 का बी यहां पर सबने दिया है, दैट इज राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। 4th क्वेश्चन, इन द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी व्हाट रिप्रेजेंट्स द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड चेंजेस ओवर टाइम। यहां पर जो शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं को पढ़ते के साथ आपके दिमाग में झट से आंसर आना चाहिए। कौन सा है ये? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में ऐतिहासिक संदर्भ और समय के साथ परिवर्तन क्या दर्शाता है? जब भी हिस्टोरिक चेंजेस की अगर बात हो या फिर ओवर टाइम अगर परिवर्तन की बात हो, चेंज की बात हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्क करना है जो कि समय से जुड़ा हुआ है। और समय से कौन सा आपका जुड़ा हुआ है? यस, ए, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, क्रोनो सिस्टम। जब भी आपका हिस्टोरिक चेंजेस की बात हो, ऐतिहासिक कोई भी परिवर्तन ऐसा हो गया है जिसने बच्चे को बहुत प्रभावित कर दिया है, साथ ही ऐसे चेंजेस जो ओवर टाइम यहाँ पर हुए हैं। अब ओवर टाइम में ये नहीं है कि भाई 10 दिन 15 दिन का कोई, मतलब ये वो है जो काफी लंबा है और बच्चे के ऊपर इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रोनो सिस्टम इज द राइट आंसर। जैसे हमने जो फेमस पढ़ा था इसमें, वो डिवोर्स से आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 5 पे। Which level of ecological systems model involves societal institution that indirectly affect an individual? Indirectly, शब्दों को चुनिए बस, indirectly। चलिए कौन सा है भाई इसमें जो बच्चे को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है? बच्चा डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उससे, लेकिन असर पड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं है उसका बच्चे का। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ेगा। चलिए मीजो है, मैक्रो है, एक्सो है या फिर माइक्रो है, बताएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा कुछ पहाड़ नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसमें आपके एस्टेट के शामिल भी है, बाकी एस्टेट के अंदर और भी जो क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है, ऐसे ही, मतलब इन लेवल से ही पूछा जाता है क्वेश्चन अभी तक भी जो भी पूछे गए हैं, इसी से ही। कई बार तो आपसे अरेंज करवा लेता है कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। यस, एक्सो। ठीक है, एक्सो सिस्टम, बच्चा इनडायरेक्टली यहां से जुड़ा होता है, बहुत बढ़िया। चलिए, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से बच्चा यहां पर जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सो सिस्टम इन्फ्लुएंस इन इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में एक्सो सिस्टम प्रभाव का एक उदाहरण है? एक्सो सिस्टम, एक्सो मतलब जिसमें बच्चा डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक्सो सिस्टम। चलिए, फैमिली रिलेशनशिप आएगा एक्सो सिस्टम में, स्कूल एनवायरनमेंट आएगा, वर्क प्लेस पॉलिसीज आएंगी या फिर पीयर इंटरेक्शंस आएगा। एक ही इसका जवाब है जो कि सबको पता होना चाहिए है। क्या आएगा इसका करेक्ट जवाब? चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस मेरी तो आप इनको लाइक कर सकते हो, शेयर जरूर करा करो सभी के साथ। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। 6th का सी, वर्क प्लेस। बाकी सब क्या है? ये सब माइक्रो का हिस्सा है। फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, पीयर होंगे, सब माइक्रो है। बाकी जो वर्क प्लेस है ना, वो आपका क्या है? वो एक्सो है। जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस, बहुत ज्यादा वहां पर सफर करके आए हुए हैं, वहां पर तो कुछ कर नहीं सकते, घर पे आके बच्चों पर ही निकालते हैं।
है ना। तो वर्क प्लेस पॉलिसीज यहाँ पर आ जाए। कोई भी गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज हैं, सरकार के द्वारा अगर कोई पॉलिसीज लाई गई है तो वो भी ऑब्वियस सी बात है बच्चे को ही अफेक्ट करती है। ठीक है चलिए 7th क्वेश्चन पर आ जाएंगे। What level of the ecological system model involves the interconnections between different microsystem? शब्द को पकड़ लो, इंटरकनेक्शन, अंतर संबंध की बात कर रहा है। किस स्तर में होता है बताइए? मैक्रो में, एक्सो में, मीजो में या फिर क्रोनो में? चलिए क्रोनो में, क्रोनो, मैक्सो नहीं है ये, मीजो है, एक्सो है या फिर मैक्रो है? यस, लाइफ वर्क्स ऑफ पेरेंट्स। एस्टेट का बैच प्राइस क्या है? देयर इज नो बैच, बस आपको पेड नोट्स अवेलेबल मैं कराती हूँ जो कि 1 तारीख से अवेलेबल हो जाएंगे विद अ वेरी मिनिमम फी। ठीक है, मैं एक दिन वीडियो बना के बता दूंगी 1 तारीख से पहले सबको। 7th का माइक्रो मीजो, हाँ सी बिल्कुल सही है, मीजो बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई? कनेक्शन, किसके बीच में कनेक्शन होता है? जो माइक्रो सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है उनके बीच में कनेक्शन, उनके बीच में संबंध की बात करता है। ठीक है, एग्जाम्पल सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में दे दिए थे, नहीं देखिए तो देख लेना, बाकी तो आप सब लग रहा है मुझे देख के ही आए हुए हैं, जिस तरीके से आपके फटाफट से आंसर आ रहे हैं। चलिए, व्हाट टर्म इन इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी रेफर्स टू द ओवरऑल कल्चर पैटर्न एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में कौन सा शब्द समाज के समग्र सांस्कृतिक पैटर्न और मूल्यों को संदर्भित करता है? एकदम से आना चाहिए। जब भी वैल्यूज की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, कस्टम की बात करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो क्या आएगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो क्या है? यस, 8th का ए, मैक्रो सिस्टम, 4th नंबर की जो है हमारी, 4th नंबर की। ठीक है, ये हमारी 2रे नंबर की, ये हमारी 3रे नंबर की, और ये हमारी 5वें नंबर की स्टेज है। भाई सीरीज जरूर याद रखना, सीरीज को पक्का से याद कर लेना है, सिर्फ ऐसे याद मत करना कि माइक्रो ये है, मीजो ये है, एक्सो ये है, सीरीज भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे 9th। Which level of the ecological system model involves the linkages and processes taking place between 2 or more setting? चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र मॉडल के किस स्तर में 2 या 2 से अधिक सेटिंग्स के बीच में होने वाले संबंध और प्रक्रियाएं क्या है बताएंगे? सेम चीज है ये भी, बस लिखा अलग गया है, सेम चीज है। लिंक की बात कर रहा है, और लिंक मतलब कनेक्शन। ठीक है क्या आएगा? माइक्रो तो है ही नहीं, मैक्रो, एक्सो, मीजो या फिर क्रोनो? करेंगे जी, आंसर मार्क करेंगे। 9th का बताएंगे। नहीं भाई, मेरी कोई भी ऐप नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, कोई बैच नहीं है, जो क्लासेस आती हैं यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है। बाकी जो नोट्स लेना चाहता है उनके लिए फिर पेड नोट्स होते हैं, अदरवाइज फिर यहां से फ्री तैयारी भी आप कर सकते हो। ठीक है, 9th का सी, बहुत बढ़िया, मीजो। ठीक है, लिंकेज की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, 9th का सी। वर्डिंग समझो क्वेश्चंस की, कैसे बोलता है ये, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। गुड, चलिए 10th पे आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन ब्रेनर्स बायो इकोलॉजिकल मॉडल, द पेरेंट्स सिबलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आर इन एग्जाम्पल ऑफ, बताएंगे भाई, माता पिता और सिबलिंग्स किस में आते हैं? माइक्रो, मीजो, मैक्रो, सॉरी एक्सो, मैक्रो या फिर क्रोनो? किस में आते हैं ये पेरेंट्स वगैरह और आपके सिबलिंग्स किसके अंदर शामिल है? 10th के बताएंगे भी, 10th का। यस, माइक्रो। ठीक है, हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट है ये, जो हमारा तत्कालीन जो हमारा वातावरण है, इमीडिएट एनवायरनमेंट, उसका हिस्सा होते हैं हमारे पेरेंट्स भी, सिबलिंग्स भी, पीयर्स भी, स्कूल भी। ठीक है, सब कुछ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे बनाने को तो मैं घुमा फिरा करके 20, 25, 30 भी क्वेश्चन बना दूं, पर उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What is the most influential level of the ecological system theory? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा लेवल है? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला क्रोनो है, एक्सो है, माइक्रो है या फिर मैक्रो है? सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर जिसका असर पड़ेगा वो कौन सा है? आई थिंक मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी बताया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित भी यही करता है।
ठीक है, चलिए लास्ट वाला है, थर्ड नंबर वाला, फर्स्ट नंबर वाला या फिर फोर्थ नंबर वाला, बताएंगे। इलेवेंथ, 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 यस माइक्रो। ठीक है, जिसने माइक्रो दिया वो करेक्ट है भाई, क्योंकि माइक्रो में क्या है ना, आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके पीयर्स आ जाते हैं, आपका स्कूल, सब कुछ तो आ गया, जिसके अंदर बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, मतलब बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जो भी होगा फेस टू फेस होगी सारी चीजें। तो यहाँ पर ये चीजें उसको ज्यादा प्रभावित करेगी, ध्यान में रखिएगा। क्रोनो नहीं आएगा, नहीं क्रोनो नहीं आएगा, 3 आएगा माइक्रो। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बच्चे को, क्योंकि बच्चे का डायरेक्ट रिश्ता है इसके साथ, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, 11th का सी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। 12th क्वेश्चन, एट विच लेयर इज बाई डायरेक्शनल influences are strongest and have the greatest impact on the child। सेम चीज है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका रहेगा बच्चे के ऊपर? बाई डायरेक्शनल है, मतलब दो दिशा आप कह सकते हो, है ना। यूनी मतलब एक दिशा, बाई मतलब दो दिशा, कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। और सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका है? अच्छा हिंदी में नहीं टाइप किया मैंने, चलो मैंने बता दिया है कि कौन से लेयर के अंदर जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है, स्ट्रोंगेस्ट है, प्रभाव सबसे ज्यादा है और ग्रेटेस्ट इंपैक्ट है, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। बताएंगे माइक्रो है, मैक्रो है, एक्सो है या फिर क्रोनो है। सेम चीज है, ये भी बात वही कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कौन सी लेवल है आपकी। 12th का भी ए ही आएगा, माइक्रो। 12th का भी ए ही आएगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है बच्चे के ऊपर सीधे तौर पर होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिस सिस्टम एनकम्पासेस द डायमेंशन ऑफ टाइम एज इट रिलेट्स टू अ चाइल्ड्स एनवायरमेंट। बच्चे के एनवायरमेंट से संबंधित है। भाई क्वेश्चन में हिंदी में टाइप करना मैं भी शायद भूल गई हूं। तो ये कह रहा है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें समय की बात कर रहा है, ठीक है, टाइम के डायमेंशन की बात कर रहा है, जो बच्चे के एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेट करता है, उससे संबंधित है। तो टाइम से आप समझ सकते हो उसका क्या ही जवाब आएगा, बस आपने शब्दों को पकड़ लेना है। 13 को मार्क करेंगे। 13D एक्सो, नीलम देवी। 13A क्रोनो, 13-1 यस क्रोनो। ठीक है, क्रोनो का मतलब ही क्या होता है भाई? समय से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। इसका मतलब ही यही है कि कोई ऐसा चेंज आया है जो मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपके अंदर एक ऐसा चेंज आ गया है, मतलब जिसका आपके ऊपर काफी असर देखने को मिल रहा है ओवर द टाइम। हिस्टोरिक चेंजेस आप लगा सकते हो। 13 का 1, नीलम देवी जी 13 का 1 आएगा। ठीक है, यस ए, वेल डन। नेक्स्ट पे चलेंगे। 14 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रोनफिन-ब्रेनर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो। मैक्रो से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? मैक्रो हमारी 4th नंबर की स्टेज है। कौन सा नहीं बिलोंग करता है? स्कूल, वैल्यूज, लॉज या फिर कस्टम, क्या बिलोंग नहीं करता है मैक्रो से? माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड देन आता है हमारा क्रोनो। ये सीरीज याद कर, ठीक है। MME MC, MME MC ऐसे करके कर सकते हो आप। बाकी एक दो बार जब आप पढ़ेंगे ना तो वो दिमाग में अपने आप बैठ जाता है। फिर भी कोई शॉर्टकट अगर करना है तो MME MC करके कर सकते हो। 14 का A, बहुत बढ़िया, स्कूल, क्योंकि वैल्यूज, लॉज एंड कस्टम ये सभी मैक्रो का हिस्सा है। ठीक है, स्कूल तो हमारा माइक्रो का हिस्सा है। ठीक है, यस नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई आज के इस सेशन का, क्योंकि अब कितना घुमा फिरा कर खिलाऊं, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। छोटी सी थ्योरी थी ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोनफिन-ब्रेनर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विच लेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स इकोसिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कल्चरल चेंजेस? बताएंगे।
चलिएगा, बताएंगे किस लेयर के अंदर भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात होती है जिसका बच्चे के ऊपर असर देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज मैंने शायद पीछे भी बताया ना, जब भी सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी वगैरह आती है तो उसके ऊपर उसका जो असर है वो बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। क्रोनो आएगा जो कि 5 नंबर की है, मैक्रो आएगा जो कि 4th नंबर की है, माइक्रो आएगा जो कि आपकी 1st नंबर की है, या फिर एक्सो जो कि आपकी 3rd नंबर की है। बताएंगे। जब भी ऐसी चीजें आए ना गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड, ये हमेशा आपकी एक्सो का हिस्सा होती है। ठीक है, जो बाह्य है ना आपका, इसको हिंदी में आई थी बाह्य मंडल कुछ बोलते हैं, तो ये एक्सो सिस्टम का ही हिस्सा है, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो 5th का बी नहीं मार्क करेंगे, 5th का मार्क करेंगे 4। ठीक है, 4th मार्क करेंगे बी। कल्चर देख के समझ लगा रहे हो है ना। चलिए 4th आएगा इसका एक्सो सिस्टम, 4th इज द राइट आंसर। 4th नहीं, इसका मैक्रो नहीं आएगा, एक्सो यस। चलो कैसे लगे क्लास, कितने नंबर आए भाई 15 में से बताना मुझे। और कल हिंदी की क्लास होएगी। ठीक है, कल से हिंदी स्टार्ट करते हैं। अभी सीडीपी को हम गैप में करेंगे। ठीक है, सीडीपी को हम गैप में करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, और बीच में जो होगा वो हम हिंदी में से, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में से ये सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमने करनी है 90 मार्क्स का, और 1 तारीख से आपको नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कल हिंदी की रहेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करना, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कंटेंट भी रहेगा। वर्ण विचार हमारा टॉपिक रहेगा, वर्ण विचार, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, 101% पक्के हैं, और कल की क्लास से वो 2 क्वेश्चन 500% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 13/15 बहुत बढ़िया। 15/12 नहीं होता कभी भी, 12/15 होता होगा। 15/15 बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, आप सभी लोग है ना। मैं देख रही हूँ बहुत सारे आप में से कैंडिडेट ऐसे हैं जो डेली कर रहे हैं, आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है अगर आप डेली अपनी चीजें करते रहेंगे। एंड टाइम में आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। मैम इंग्लिश करवा दो, टाइम क्या रहेगा मैम? कल की क्लास का देखती हूँ मैं, लाइव रखती हूँ या फिर उसको रिकॉर्डेड डालती हूँ। हिंदी का एक ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि भाई दिन में कंटेंट या फिर रात को प्रैक्टिस, एक ही रहेगा। तो अगर लाइव होगा तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी, दिन में ही ले लेंगे फिर उसको, तो इवनिंग टाइम में ही। ठीक है, ऐसे ये जो चीज है ना, ये सीडीपी को ही करेंगे कि पहले कंटेंट बाद में प्रैक्टिस, क्योंकि ये ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ये मानते हैं कि साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, तो मुझे ये खत्म करना है बस कि पढ़ना है इसको। क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो ये साइकोलॉजी आपको ये 30 नंबर तो फ्री के देगी ही देगी। आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें जो पेडागोजी 5 नंबर के आते हैं ना, वो भी आपको फ्री में देगी, इसलिए इसका डर निकालना है। ठीक है, हाँ कोई कोई तो है जिनको मैं नाम से अब जानने लगी हूँ। कोमल जी डेली आती है। मैम टीजीटी मैथ्स कहाँ से करूं? हिंदी का टाइमिंग कल सुबह डाल दूंगी, टेलीग्राम पर सारे ज्वाइन कर जाओ। टेलीग्राम पर सारी अपडेट देती रहती हूँ, कल डाल दूंगी। लाइव रहेगा तो लाइव का अपडेट डाल दूंगी, अगर रिकॉर्डेड रहेगी तो फिर रिकॉर्डेड डाल दूंगी। कैसे लूँ बताओ, लाइव लूँ या फिर रिकॉर्डेड लूँ? क्योंकि उसमें मुझे आपको कंटेंट भी उसी में लाना है और क्वेश्चंस भी उसी में ही डिस्कस करेंगे। मैम लास्ट में प्रैक्टिस कराओगे ना आप? बिल्कुल, ये खत्म नहीं होगा जब तक आपका एस्टेट का एग्जाम नहीं होगा, ये चीजें चलती रहेंगी। ये तो सीडीपी तो मैं विद इन 1.5 मंथ कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद हम सीधे तौर पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एस्टेट के, पीआरटी के, टीजीटी के, पीजीटी के, सारे करेंगे। ठीक है, मेरा भी एस्टेट क्लियर है, बहुत बढ़िया। लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का चैनल के मेन लिंक में, मेन बायो के अंदर भी है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। फिर भी अगर वहां नहीं जाना तो टीचिंग गोल्ड सर्च करो, अपने आप यही लोगो सब खुल के आएगा, यही सब फोटो वगैरह सब खुल के आएगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू मैम। ये तो हो गया भाई आज का तो। मैम ने मेरा नेम ले लो आप, इशू 6330। टीजीटी मैथ्स बता दीजिए। मैंने टीजीटी साइंस का बताया है, आप उसको ही रेफर करो, बस साइंस की जगह मैथ रख लो, साइंस की जगह मैथमेटिक्स रख लो।
यही है बस टीजीटी का। टीजीटी मैथ की वैकेंसी आ सकती है क्या हरियाणा में? ये तो खत्म नहीं हो रहा, ये तो रिजल्ट आ नहीं रहा अभी, तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है। बाकी आई थिंक मैथ की मेवात में निकली थी, आरओएच में नहीं थी, तो इस बार आरओएच में आनी चाहिए। सीडीपी की क्लास होगी कल, कल नहीं होगी, कल हिंदी करेंगे। ओके, बीच में ऐसे मैं बांटूंगी ऐसे पूरे वीक में कि इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, तो वो पूरा चीजें बांटते हुए चलेंगे। पहले ही बता दूंगी कल किस चीज क्लास होगी, कल हिंदी की होगी। टॉपिक रहेगा वर्ण विचार, ठीक है। हाँ मैथ भी उसके बाद फिर एक दिन सीडीपी हो जाएगा, फिर अगले दिन मैथ कर लेंगे, फिर एक बार रीजनिंग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बांट बांट के करेंगे। और जीके को भी इन्वॉल्व करना है, तो जीके को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे। चलिए, पीएचडी म्यूजिक का मुझे नहीं आइडिया कोई भी, ठीक है। चलिए भी खत्म करें लाइव को। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये तो छोटी सी थ्योरी थी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करने का था, इतना कर लो, एक नंबर कहीं नहीं गया है। टीजीटी एसएसटी कहाँ से पढ़े? जनरल सेक्शन तो आपको पता है, मैंने बता रखा है। एसएसटी में आपका कुछ कॉम्बिनेशन होता है, आई थिंक हम लोग के साइंस की तरह ही कुछ आपको पढ़ना होता है ना, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब। तो आप अपना पढ़ो भाई, 8 तक का अच्छे से पढ़ो, 9th और 10th को बढ़िया तरीके से पढ़ो। जनरल सेक्शन अच्छा रहेगा तो 9th 10th करके भी काम चल जाएगा, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बाकी जब स्क्रीनिंग में जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, ईशू जी। मैम दिन में बस 2 ही क्लास होंगी। 2 क्लास के लिए पता मेरा दिन ऐसे घूमता है पूरा का पूरा, मेरे पास वक्त नहीं रहता इन 2 क्लास को, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ 30 मिनट की क्लास है, ठीक है। आज की तो जल्दी खत्म हो गई है, ऑल्दो हमारी 40 से 50 मिनट चलती है लाइव क्लास। तो जब बड़ा टॉपिक होता है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आती हूँ इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं खुद अकेले ही करती हूँ सारा, टाइपिंग वगैरह, क्वेश्चन सर्च वगैरह सब कुछ मैं खुद अकेले करती हूँ सारी चीजें, है ना। मेरे पास कोई ऐसे नहीं है कि जिसको मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन बना दे, मुझे सिर्फ क्लास लेनी है। ये 2 क्लास लेने के लिए मेरा पूरा दिन चला जाता है। हाँ, मैथ के लिए इतना काम चल जाएगा, बट आपको अपना जनरल सेक्शन और ज्यादा बढ़िया करना पड़ेगा, जितना आप जनरल सेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट स्क्रीनिंग के लिए फिर इतना नहीं चलेगा। अब फिलहाल एचटेट की बात करते हैं तो एचटेट की टेंशन लो, मैंने साइंस में भी यही बताया कि फिलहाल हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो आप 9-10 तक जा सकते हो, बट जनरल सेक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। आपके भरोसे है मैम सब कुछ, मैं जितना करा रही हूँ उतना करते रहो। चलिए, गुड नाइट है भाई सभी को, ओके, ठीक है। चलते रहो, वैसे ऐसे थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालिए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी अगर कर सकते हो तो कर लो, बाकी मैं तो करवा ही रही हूँ। सीडीपी के 30 नंबर तो कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। आप खुद ये कहोगे, अगर आप मेरे से जुड़े हो, एंड तक अगर जुड़े रहोगे तो आप खुद कहोगे मैडम हमारे 27 नंबर है, 28 नंबर है, 29 नंबर है, 30 नंबर है, खुद कहोगे ये चीज। हरियाणा जीके एज सुन एज पॉसिबल, हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो छोटी छोटी वीडियोस डाली हुई है मैंने, आप उनको देख लो, बहुत है, ठीक है, आप उनको देख लो। वो आई थिंक 1-2 साल पहले की है, थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो सकता है, बाकी जो वैसी जीके है जो कभी चेंज नहीं होती है उनको तो आप रेफर कर ही सकते हो। मैथ स्क्रीनिंग में क्या आता है जी? एसेट क्लियर है आपका? आई थिंक आपका क्लियर है ना, आपने ऊपर ही मैसेज डाला कि मेरा क्लियर है। जीके भी, आज जीके की भी क्लास आएंगे। स्क्रीनिंग में अब इन्होंने बदल दिया है ना, स्क्रीनिंग में आई थिंक जनरल सेक्शन 50 नंबर का आता है, आई थिंक आता ही 50 नंबर का है, और आपका पेपर भी 50 नंबर का होता है स्पेसिफिक वाला। उसकी वीडियो पढ़िए मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनिंग सर्च करोगे ना तो मिल जाएगी। चलो भाई, ओके, खत्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे, कल मिलते हैं, फिर टाइमिंग में बता दूंगी। मुझे बस ये बताओ, लाइव चाहिए वो वर्ण विचार वाला टॉपिक जो है हिंदी का कल, या फिर रिकॉर्डेड डाल दूं? बताओ जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर। लाइव लें उसको कल,
या फिर रिकॉर्डेड डाल दो उसको दिन में। रीजनिंग भी होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। रीजनिंग भी होगा, क्वेश्चंस कराएंगे रीजनिंग के भी, मैथमेटिक्स के भी होंगे। और जिसको बहुत जल्दी है ना वो पिछले प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट देख लो ना, फिर पिछले प्रीवियस ईयर की देख लो, ठीक है, क्योंकि वो भी बढ़िया है, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें है बहुत कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे गए हैं। अभी तो फिलहाल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो जैसे भी जिसकी स्पीड ज्यादा या फिर जिसको थोड़ा बहुत पहले से आता है तो वो पिछले साल के जो प्लेलिस्ट है ना उनमें चले जाओ, उनमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। रिकॉर्डेड मैम, रिकॉर्डेड भी चल जाएगा जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है, ओके, मैं बता दूंगी, ओके, लाइव रहेगा तो बता दूंगी, अदरवाइज रिकॉर्डेड तो मैं डाल ही दूंगी। ठीक है, ओके, डन। चलो भाई, गुड नाइट सभी को, ठीक है, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन ना लो, हो जाएगा स्टडी क्लियर। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।